शादी के फैसलों के बाद जब सब लोग वहां से चले गए तो अवनी सीधे विवान के पास पहुंची और हॉल में उसकी गोद में बैठकर उसे असहज करने लगी। विवान बहुत घबरा गया और हड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए अपने कमरे से साड़ी लेकर आता हूँ। अवनी ने जिद पकड़ते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो एक पैर पर खड़ी हो गई और उसके साथ उसके कमरे में पहुंच गई। कमरे में आदेश आराम से सो रहा था। उसे देखकर अवनी ने पूछा, ये यहाँ क्यों सो रहा है विवान? विवान ने चिढ़कर कहा, यहाँ आने के बाद से तुम लोग सिर्फ अपनी लव वाइब्स में घूम रहे हो। बच्चे पर ध्यान दोगी तभी तो पता चलेगा ना। वो तब से मेरे ही पास है। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विवान ने उसे हैरान होकर देखा। अवनी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल जब मेरी और मेरे डार्लिंग की शादी हो जाएगी तब हम इसे तुम्हारे पास छोड़कर आराम से एंजॉय कर सकते हैं, है ना? मैं उसी के बारे में कह रही थी। मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना विवान। याद रखना, इसे दूध और चावल खिलाकर बड़ा किया है। ये सुनकर विवान का पारा चढ़ गया। अवनी उसका गुस्सा भाप गई। वो अपनी जगह से उठी और दोबारा आकर उसकी गोद में बैठ गई। अवनी ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या बात है विवान, तुम्हारे कमरे में तुम्हारी वाइफ की एक भी तस्वीर नहीं है? क्या सिर्फ इस दिल में रखना ही काफी है? वो उस टैटू को दोबारा देखने की चाहत में उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। विवान ने फौरन उसका हाथ रोका और मना किया। विवान ने सख्त लहजे में कहा, मेरे करीब आने की, शर्ट के बटन खोलने की, किस करने की या गले लगाने की, ये सब हरकतें मेरे सामने मत किया करो। अवनी ने मासूमियत से कहा, सच कहूं तो जब तक तुमने ये सब नाम नहीं लिए थे मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया था ही नहीं। इतना कहकर उसने विवान को गले लगा लिया और बोली, मुझे लगता है तुम्हें अभी भी बुखार है विवान, तुम्हारा टेम्परेचर अभी भी बढ़ा हुआ है। विवान कुछ बोल नहीं पाया और मन ही मन सोचने लगा, ये बुखार की वजह से बढ़ा हुआ टेम्परेचर नहीं है लड़की, ये तुम्हारी वजह से बढ़ा है। मेरे हार्मोन्स चिल्लाकर कह रहे हैं कि मुझे मेरी अवनी चाहिए, पर तुम तो इंसान की बेबसी समझे बिना बस बातें किए जा रही हो। उसने अवनी को खुद से दूर किया। विवान ने अलमारी से खूबसूरत लाल रंग की सुनहरे जरी वाली साड़ी निकाली और उसके साथ मैचिंग ब्लाउज अवनी के हाथ में थमा दिया। विवान ने कड़वाहट छुपाते हुए कहा, ये लीजिए मैडम, आपकी स्पेशल साड़ी। वैसे ये साड़ी आपके होने वाले पति को देनी चाहिए थी, पता नहीं मैं क्यों दे रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। अवनी ने जैसे ही उस साड़ी को खोलकर देखा वो उसकी खूबसूरती में खो गई। हालांकि इस साड़ी पर विवान अवनी जैसा कुछ खास नहीं लिखा था, जैसा उसने उनके पहले फोटोशूट के लहंगे पर लिखवाया था, पर इस साड़ी की बारीक डिजाइन में हर जगह छुपा हुआ अवनी लिखा था, जो आसानी से दिखाई नहीं देता था। विवान ने बात बदलते हुए कहा, क्या आपको ये साड़ी पसंद आई मैडम? जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। वो किसी भी तरह उसे कमरे से बाहर भेजना चाहता था। अवनी ने चहकते हुए कहा, ये सच में बहुत सुंदर है विवान, इट्स लाइक अ वाव। मैंने ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। साड़ी का कलर बहुत प्यारा है, पर एक बात बताओ, तुमने बिना नाप के इतना परफेक्ट ब्लाउज कैसे सिलवा लिया? विवान ने एक कमीनी मुस्कान दी और उसकी तरफ देखा। विवान ने शरारत से कहा, एक बार छूकर देखने से क्या अंदाजा नहीं होता कि किसका क्या साइज है? ये सुनते ही अवनी ने साड़ी को सोफे पर रखा और विवान को पीटने लगी। अवनी ने मारते हुए पूछा, तुम सच में बहुत बड़े फ्रॉड हो विवान, तुम मुझे ऐसी गंदी नजरों से क्यों देख रहे हो? विवान ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, मैं तुम्हें किसी गलत नजर से नहीं देख रहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही छूकर देख रखा है ना। ये सुनते ही अवनी को लंदन के वो दिन याद आ गए जब वो साथ थे। उसने फौरन उसे मारना बंद किया और शर्माकर अपनी बाहें समेटते हुए उल्टी तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। विवान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अब इस तरह क्यों शर्मा रही हो? उस वक्त जो मैंने तुम्हें छुआ था वही तजुर्बा आज मेरे काम आ गया। अवनी ने पलट कर पूछा, विवान तुम ऐसा क्यों करते हो? विवान ने उदास होकर कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम कल किसी और की होने वाली हो, पर मेरा दिल। वो अपनी बात कहते कहते रुक गया। विवान ने खुद को संभाला और कहा, खैर छोड़ो, काम खत्म हो गया ना, अब जाओ यहाँ से। अगर ब्लाउज में कोई ऑल्ट्रेशन करानी हो तो दर्जी अभी नीचे ही है, उनसे कह देना, वो ठीक कर देंगे।
इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। अवनी ने पीछे से आकर उसकी शर्ट खींची और उसे रोक लिया। अवनी ने हक जताते हुए पूछा, कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? मेरे गहने कहाँ हैं विवान? विवान ने बेबसी से कहा, ये क्या बात हुई मैडम, तुम्हारी इज्जत तो दिनों दिन कम होती जा रही है। ये बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। अवनी ने डांटते हुए कहा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो विवान। इस साड़ी का ज्वेलरी सेट कहाँ है? तुमने लावण्या को इतना सुंदर टेम्पल ज्वेलरी सेट डिजाइन करके दिया, तो मेरे लिए कहाँ है? विवान ने कहा, वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अवनी उसके होठों पर टूट पड़ी और उसके होठों को कस कर काटने लगी। उसने विवान की बात की, उसे वहीं पर यह मीठी सजा दे दी थी। तभी प्यास की वजह से सोकर उठा आदेश पानी पीने के लिए बढ़ा। उसने उन दोनों को इस तरह किस करते देख लिया और उकता कर बोला, तुम दोनों फिर से किस कर रहे हो? ये सुनते ही वो दोनों झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। अवनी शर्मा कर दूसरी तरफ मुड़ गई और विवान तुरंत आदेश के पास गया। विवान ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? आदेश ने पानी मांगा और विवान ने उसे पानी पिलाया। विवान ने बात छुपाने के लिए अपनी तरफ से सफाई देनी शुरू की। विवान ने झूठ बोलते हुए कहा, बेटा हम किस नहीं कर रहे थे, मेरी आंख में कचरा चला गया था, बस तुम्हारी मम्मी वही निकाल रही थी। तुम ये बात किसी को मत बताना, समझे? आदेश ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मुझे सब पता है विवान कि आप लोग क्या कर रहे थे। वो दोबारा सो गया। विवान ने उसे सुलाया और फिर से अवनी के पास आया। उसने अवनी के सिर पर एक चपत लगाई। विवान ने चिढ़कर पूछा, तुम सच में पागल हो अवनी? जब देखो तब शुरू हो जाती हो और किस करने लगती हो। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? अवनी ने लड़ने के अंदाज में पूछा। क्यों विवान, लंदन में किचन में जो तुमने मुझे किस किया था, क्या तुम वो सब भूल गए? विवान उन पुरानी यादों में खो गया और उदास हो गया। विवान ने अपने सुध-बुध खोकर अकेले में कहा, वो दिन कितने खूबसूरत थे ना। वो हसीन दिन मेरी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो अनजाने में अपने दिल का दर्द बयां कर बैठा। अवनी ने जानबूझकर ताना मारा, तो तुम अपनी उस अवनी को ढूंढकर उसके साथ वैसी जिंदगी दोबारा जीने ही वाले हो ना? फिर अभी इतना इमोशनल होकर क्यों बात कर रहे हो? विवान ने अवनी की आंखों में देखा और भावुक हो गया। विवान ने रोते हुए कहा, मुझे लगता है अब वो मुमकिन नहीं है। अगर वो चाहती तो मेरी नजरों के सामने कहीं ना कहीं छुपी रहती, पर वो तो यही चाहती है कि मैं उसकी जिंदगी में कभी वापस ना आऊं। इसीलिए वो मुझसे दूर भाग रही है और मुझे ढूंढने का मौका तक नहीं दे रही। अगर मेरी गैर मौजूदगी ही उसकी खुशी है तो वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। मैं कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए उसकी खुशी सबसे जरूरी है। विवान की आंखों से आंसू छलक पड़े। अवनी ने विवान के इस सच्चे प्यार को पूरी तरह महसूस कर लिया था। उसका दिल किया कि वो अभी चिल्लाकर कह दे कि मैं ही तुम्हारी अवनी हूँ, तुम्हारी वाइफ हूँ, और उसे गले लगा ले। पर उसने खुद पर काबू रखा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। अवनी के जाने के बाद विवान कमरे में अकेला खड़ा रह गया। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है अवनी कि तुम ही मेरी वाइफ हो, पर तुम आज भी खुद अपने मुंह से ये सच स्वीकार नहीं कर पा रही हो। हमारा ये प्यार ही हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है, पर तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैसला सही है तो मैं तुम्हारे फैसले के आगे सिर झुकाता हूँ। तुम जो चाहो करो, पर मेरी जिंदगी में तुम ही मेरी इकलौती स्वीट डार्क चॉकलेट रहोगी। वो दरवाजे की तरफ देखता रहा। आखिरकार सब लोग जिस सुबह का इंतजार कर रहे थे वो सुबह आ ही गई। विवान की दी हुई उस खूबसूरत लाल साड़ी को पहनकर पूरे साजो श्रृंगार के साथ अवनी बेहद हसीन लग रही थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके पीछे पीछे आदेश और विवान भी मैचिंग वेस्ट और शर्ट पहने किसी राजसी ठाठ की तरह कदम से कदम मिलाकर नीचे आ रहे थे। उनके पीछे विष्णु, सीता और आर्यन भी आ रहे थे। आर्यन की गोद में अनन्या थी, जिसने आदेश की ड्रेस के कलर की ही फ्रॉक पहनी थी। विवान की दी हुई शादी की साड़ी और गहने पहनकर अवनी एक नई नवेली दुल्हन की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरी। अवनी सीधे राजेश्वरी के पास गई और बोली, कैसी लग रही हूँ? राजेश्वरी ने प्यार से कहा, बहुत सुंदर लग रही है मेरी प्यारी बच्ची।
इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखों का काजल निकाला और अपनी बहू को नजर का टीका लगा दिया। रंजीत की आंखें भर आईं। अवनी के पीछे आ रहे विवान ने कड़क आवाज में कहा, सुबह के 6 बज चुके हैं। अगर हम अभी निकलेंगे तभी मंदिर सही टाइम पर पहुंच पाएंगे। मैं आगे जा रहा हूं, तुम सब जल्दी निकलो। उसने अवनी की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया, पर अवनी लगातार उसे ही देख रही थी। विवान बाहर से जितना सख्त और गंभीर दिखने का नाटक कर रहा था, उसका दिल अंदर से उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पा रहा था। सब लोग घर के मंदिर में भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करने के बाद मुख्य मंदिर के लिए रवाना हो गए, पर मंदिर पहुंचने पर विवान वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। अवनी जब से मंदिर आई थी, उसकी आंखें सिर्फ विवान को ही ढूंढ रही थी, पर वो किसी के हाथ ना आकर सबको छका रहा था। उधर विवेक अपनी ही दुनिया में मस्त होकर सविता के साथ घूम रहा था, जैसे उसे इस शादी से कोई लेना देना ही ना हो। अवनी ने सबको देखा और कहा, मैं जरा अपना टचअप करके आती हूँ। रंजीत ने परेशान होकर कहा, शादी के मुहूर्त में सिर्फ आधा घंटा बचा है और तुम इस वक्त मेकअप करने की बात कर रही हो बेटा। तुम ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आकर स्टेज पर बैठो। और उधर उस लड़के का भी कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। तुम जो भी करो, पर उस लड़के को पकड़कर मंडप में बिठाओ। अवनी ने चश्मा लगाते हुए रौब से कहा, कूल डैड, 7 बजे के इस मुहूर्त में मेरी शादी नहीं होने वाली और तब तक आपका दामाद भी यहाँ नहीं आने वाला। बस वेट एंड वॉच। इतना कहकर वो शान से वहां बने एक कमरे के अंदर चली गई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और विवान यहाँ वहां कामों का बहाना बनाकर घूम रहा था। पुष्कर उसके पास आया और बोला, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? वहां शादी शुरू होने वाली है, तुम्हें वहां चलना चाहिए ना। विवान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कहाँ जाना है? मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। पुष्कर ने घबराकर हाथ जोड़े और कहा, अरे भाई, मुझे माफ करो, तुम जहां चाहे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वो वहां से दुम दबाकर भागा। वो मेहमानों की भीड़ में एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी अवनी कमरे से अपना टचअप करके बाहर आई और बोली, क्या सब लोग रेडी हैं पापा? और वो दूल्हे राजा कहाँ हैं? उनसे कहो कि जल्दी सामने आए। सब लोग बिना पलक झपकाए उसे देखने लगे। अवनी ने सामान्य होकर पूछा, आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? इसका क्या मतलब है? जल्दी से दूल्हे राजा को बुलाइए, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। विवेक उसके करीब आया और धीरे से बोला, क्या इसकी सच में जरूरत है अवनी? अवनी ने 2 टुक कहा, तुम्हें जरूरत नहीं होगी पर मुझे है। तुम जाकर अपनी सविता के साथ खड़े रहो। चश्मिश, तुम बस खड़े होकर तमाशा देखो। और मैं सिर्फ इससे नहीं, आप सबसे कह रही हूँ, यहाँ जो भी होने वाला है उसे सब लोग मूक फिल्म की तरह चुपचाप देखेंगे। समझ आया? अवनी का ये कड़क अंदाज देखकर सब समझ गए कि उसने कोई बड़ा प्लान बनाया है, इसलिए सबने चुपचाप हाँ में गर्दन हिला दी। विघ्नेश ने तुरंत विवान को फोन मिलाया। विवान ने फोन उठाते ही कहा, हाँ भाई, क्या शादी खत्म हो गई? मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा हूँ, तुम लोग जल्दी बाहर आओ, आदेश मेरे साथ ही है। विघ्नेश ने कहा, भाई तुम 1 मिनट के लिए अंदर आओ ना, यहाँ दुल्हन तुमसे कुछ बात करना चाहती है। उसने विवान का जवाब सुने बिना ही कॉल काट दिया। विवान चिढ़ गया और अकेले में बड़बड़ाने लगा, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? ये मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मैं सुबह से इसे अवॉइड कर रहा हूँ और ये बार बार मुझे ही उकसा रही है। अगर मैंने इसे शादी के जोड़े में देख लिया तो मैं क्या कर बैठूंगा, मुझे खुद नहीं पता। वो बुदबुदाता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। मंडप के पास सब लोग खड़े थे। अवनी विवान की तरफ पीठ करके खड़ी थी। भीड़ से थोड़ा दूर विवेक और सविता साथ खड़े थे। वहां शादी होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर विवान हैरान रह गया और चिल्लाया, यहाँ क्या चल रहा है? अभी तक शादी शुरू क्यों नहीं हुई? तुम सब क्या सोच रहे हो? 7 बज चुके हैं। फिर उसने विवेक की तरफ देखा और गुस्से में कहा, और मिस्टर विवेक, आप वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं? जाइए और मंडप में बैठिए। क्या आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी नहीं करनी? मुझे लगा था अब तक आप 3 फेरे ले चुके होंगे। विवेक समझ गया कि विवान को सब सच पता चल चुका है और वो किसी वजह से शांत बैठा था। विवेक समेत वहां कोई कुछ नहीं बोला। सबको खामोश देखकर विवान रंजीत के पास गया। विवान ने पूछा, ये क्या है मामा जी? आपने कहा था कि आप सब संभाल लेंगे,
इसीलिए तो मैं बाकी के काम देख रहा था। रंजीत ने पलट कर पूछा, तुमने मुझसे क्या कहा था विवान? यही ना कि तुम आगे खड़े रहकर मेरी बेटी की शादी करवाओगे? तो फिर तुम कहाँ गायब थे? विवान ने उकता कर कहा, अब आप सबको क्या प्रॉब्लम है? शादी के सारे अरेंजमेंट्स मैंने सुबह ही पूरे करवा दिए थे। इसके आगे की लाइफ तो आपको खुद देखनी होगी ना। आप लोग मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? मैं कोई इतना इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हूं। पीट करके खड़ी अवनी उसकी तरफ मुड़े बिना ही बोली, क्या ऐसा है मिस्टर विवान मल्होत्रा? विवान ने उसकी बात को इग्नोर किया और रंजीत को डांटने लगा। अवनी फिर से घूमकर बोली, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए मिस्टर विवान। विवान को डर था कि अगर उसने उसका चेहरा देख लिया तो वो उसकी नजरों के जाल में फंस जाएगा और कोई गड़बड़ कर बैठेगा, इसलिए उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। विवान ने गुस्से में कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है मैडम? मैं आपका पीए बनकर यहाँ आपकी शादी करवा रहा हूँ। प्लीज जाकर मंडप में बैठिए और आगे का काम कीजिए। ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ तमाशा मत खड़ा कीजिए। मैंने सिर्फ 8 बजे तक की ही परमिशन ली है। तभी अभिषेक बीच में बोल पड़ा, अरे भाई उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं एक्स्ट्रा परमिशन दिलवा दूंगा, पर तुम पहले इस पंचायत को खत्म करो। मुझे बहुत जरूरी काम है, एक केस के सिलसिले में मुझे अर्जेंट दिल्ली निकलना है। तुम लोग जल्दी शादी निपटाओ तभी तो मैं जा पाऊंगा। उसने साइड से अपना दांव खेल दिया। विघ्नेश ने उसे शक की नजर से देखा कि क्या ये सच कह रहा है। अभिषेक ने चुपके से आंख मारी और इशारा किया कि वो बस झूठ बोल रहा है। मीरा ने उसे घूरते हुए कहा, मंदिर में खड़े हो वरना 2 थप्पड़ लगाती, चुपचाप खड़े रहो। अभिषेक ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। विवान ने खुद को शांत किया और आखिरकार अवनी की तरफ देखा। विवान ने पूछा, अब बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है तानिया मैडम? अवनी ने भी जैसे ही उसकी आंखों में झांका, विवान के मुंह से अनजाने में ही निकल गया, अवनी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 साल की उसकी तलाश आज पूरी हो चुकी थी और वो अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाया। वो तेजी से अवनी के करीब गया और खींचकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अवनी उस वार को संभाल नहीं पाई और चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ी। कल आएगा